नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अभी कुछ रोज पहले तक एक अलग तरीके का माहौल था और उसमें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि साहब बड़ी भारी चुनौती 2024 में भाजपा और नरेंद्र मोदी के सामने आने जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से गांठें खुल रही हैं और बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा 2024 का रण होगा, उस रण में भाजपा के लिहाज से अगर देखें तो पूरा खुला मैदान है। जाहिर तौर पर सवाल ये उठेगा कि आखिर में इसके जो कहा जा रहा है उसकी कोई वजह तो होगी, और वैसे भी जो दिखाई दे रहा है उसमें तो नहीं लगता है कि भाजपा के लिए कोई सहज स्थिति बनने वाली है, खास तौर से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि उसके जो उसका गठबंधन है उससे सहयोगी छूटते जा रहे हैं। अभी जदयू अलग हुआ, उसके पहले शिवसेना अलग हुआ ही था, तो ये अलग हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो विपक्ष है उधर लोग एकजुट होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस तरह का अनुमान लगाना और ऐसा कहना कि 2024 में बड़ा सहज होगा भाजपा के लिए, कहीं बचकाना तो नहीं है। ये तमाम सवाल मन में उठेंगे, क्योंकि जो पिछले दिनों बदलाव हुआ उस बदलाव के बाद एक माहौल बनाया गया और उस माहौल में ये बताया गया कि साहब देखिए अब बिहार में बदलाव हो गया है और जो गैर भाजपाई सरकारें हैं पूरे देश भर में जिन जिन राज्यों में, अगर उनको एकजुट किया जाए तो तकरीबन 200 सीटें होती हैं और वो अपने यहाँ अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सीधे तौर पर भाजपा को चुनौती मिलेगी और 2024 में परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होंगी। ये तमाम चीजें तो कही गई, पर सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है। और जब ये सवाल उठता है तो दरअसल जो घटनाक्रम घटा है उसी के अंदर से वो सारी बातें निकलकर बाहर आती हैं। जैसे पहली चीज आप देखिए, पहली बात हुई क्या? पहली बात ये हुई कि नीतीश कुमार ने पाला बदला, जिसकी वजह से उन्हें अब तो खूब पलटू राम कहा जा रहा है। तो वो पलटे और पलट के उधर गए और उसके बाद से माहौल बनना और बनाना शुरू हुआ और उसी माहौल में वो दिल्ली आते हैं और सबसे पहले जाकर कांग्रेस से मिलते हैं। इसके जरिए वो ये भी संदेश देते हैं कि विपक्षी एका कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। और दूसरा, जो उलटफेर हो सकता है बिहार में, क्योंकि वहां राजद खेल कभी भी कर सकती है जदयू के साथ, तो उस खेल को रोकने के लिहाज से भी उन्होंने पूरा बाजार भाव बढ़ा दिया कांग्रेस का। लेकिन केसीआर है उसमें, जो कांग्रेस के साथ मिलकर किसी भी गठजोड़ की कवायद से इनकार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो एक खेमा तो वो हो गया जो जिसको लेकर नीतीश आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरा खेमा वो हो गया जिसको केसीआर लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने तो बाजाबता पार्टी भी बना ली है। और एक खेमा ममता बनर्जी का भी है, जिसमें वो जिन लोगों को देख रही हैं उसमें केसीआर नहीं है, उसमें शरद पवार नहीं है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार हैं, उसमें तेजस्वी हैं, उसमें अखिलेश हैं, उसमें हेमंत सोरेन है, लेकिन कांग्रेस उसमें भी नहीं है। तो ये तीन खेमे तो ये हो गए। एक अरविंद केजरीवाल का अपना अलग खेमा है, वो अपना झंडा वंडा लेके अपना टहल रहे हैं कि साहब हम तो सबसे अलग हैं। अब आप देखिए कि इस तरीके से चार तरह की पहल दिखाई देती है, वो जो 2024 में अपना अपना हाथ आजमाना चाहते हैं लोक कल्याण मार्ग वाली दौड़ में। तो सीधे तौर पर ये अब आप कल्पना करिए कि चूंकि राजनीति एजम्पशन पर खूब चलती है, अब आप एज्यूम करिए कि तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में केसीआर का अपना अलग गठबंधन है जिसमें कांग्रेस नहीं है, तो वहां पर टीआरएस लड़ेगी, वहां पर कांग्रेस लड़ेगी और वहां पर भाजपा लड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में वो वोट जो जिस वोट पर सबकी निगाहें रहती हैं और जो वोट भाजपा को हराने के लिए वोट करता है, वो जाहिर तौर पर तेलंगाना में उन दो लोगों में बटेगा। या आप तेलंगाना छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश आ जाइए, वैसे भी उत्तर प्रदेश में तो अपना स्पष्ट मानना है कि यहां पर कोई महागठबंधन बनने नहीं जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में भाजपा यहां पर तकरीबन 70 से 75 सीट जीतने की अभी भी स्थिति में, लेकिन फिर भी हम उस संभावना को अलग करते हुए
और वो जो भी पिछले रोज से एक बयार बही कि नहीं महागठबंधन बनेगा, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में संभव होगा? क्या जिस तरह की तलखी सपा और बसपा में है वो एक साथ आएंगे? एक और दूसरा, जो बसपा का कम से कम अपना एजम्पशन है कि हम तो जहां जाते हैं वहां अपना वोट ट्रांसफर करा देते हैं, लेकिन सामने वाला अपना नहीं करा पाता। यही बात कहकर 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ा था। ऐसी परिस्थिति में क्या यहां महागठबंधन बन सकता है? और मान लीजिए कि बनता है तो जाहिर तौर पर जो नीतीश वाला गठबंधन है उसमें बहन जी नहीं रहेंगी, तो बहन जी किसके गठबंधन में रहेंगी? या तो केसीआर के गठबंधन में रहेंगी या कोई तीसरा गठबंधन होगा उसमें रहेंगी। तो इस तरीके से भी अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में जब आम चुनाव होगा तो वहां एक तरफ भाजपा होगी, एनडीए होगा, दूसरी तरफ नीतीश कांग्रेस और सपा वाला गठबंधन होगा, और तीसरी तरफ खुद बसपा होगी और वो जिस गठबंधन के साथ होंगे। तो यहां फिर चुनाव जो है वो त्रिकोण बन जाएगा, और यहां भी वही परिस्थिति बनेगी कि जो भाजपा को हरा पाएगा उधर वो समूह जाएगा, और वो समूह जैसे ही लामबंद होगा वैसे ही भाजपा की पिच पर आकर पूरा विपक्ष टिक जाएगा, और उस परिस्थिति में 75 सीटी की जो बात हम कर रहे हैं 70 सीटों की, वो टेढ़ी खीर नहीं होगी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए। ये मैं आपको वो परिस्थिति बता रहा हूं जो अभी दिखाई दे रही है। और अब आ जाइए, ये तो एक परिस्थितियां हुई जिसमें नीतीश कुमार का एक कुनबा हो गया, और एक ममता बनर्जी का हो गया, एक केसीआर का हो गया, और एक पर खुद अरविंद केजरीवाल है। अब उनकी भी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, और वो भी जो है चुनाव में दो दो हाथ आजमाएंगे लोकसभा के, तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये कितने कोण बनेंगे और उस कोण में किसको फायदा होना है यह स्पष्ट नजर आ रहा है। अब जो दूसरी बात है जहां पर आकर कई चीजें अटक रही हैं वो क्या है? चेहरा कौन होगा? अभी आप देखें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारा कोई मन नहीं है। इधर एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में, और वहां पर यह तय हुआ कि नहीं, जो है एनसीपी सुप्रीमो ही दोबारा सुप्रीमो चुन लिए गए। कहने का तात्पर्य शरद पवार को दोबारा चुन लिया गया। और प्रफुल्ल पटेल, जिनको माना जाता है कि वो शरद पवार के आंख कान नाक हैं, वो कहते हैं कि देखिए शरद पवार की वो कभी इस रेस में थे भी नहीं प्रधानमंत्री वाली, और वो हैं भी नहीं। अच्छा, यही बात कमोबेश नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। और फिर आप देखिए कि प्रफुल्ल पटेल आगे क्या कहते हैं। कहते हैं लेकिन उनका नेतृत्व जो है उसके पास सभी लोग आते हैं, कांग्रेस भी आती है, आप देखिए आम आदमी पार्टी भी गई थी जब राष्ट्रपति का चुनाव था, ममता बनर्जी भी जाती हैं, नीतीश कुमार भी जाते हैं। इसके जरिए प्रफुल्ल पटेल ये संकेत तो दे रहे हैं कि दरअसल यही एक चेहरा है जो सबको एकता के सूत्र में बांध सकता है। और वहीं से दूसरी बात शुरू होती है कि नीतीश कुमार के बारे में यह कम से कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है जो कम से कम नीतीश कुमार की नहीं है। एक दूसरा, ये जो तमाम लोगों से उन्होंने मेल जोल किया दिल्ली में, उसके पीछे की कहानी है कि लालू ने फोन किया था, और इसमें कोई दो राय नहीं, लालू की राजनीति से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की राजनीति में अपनी साख है, उनका भाजपा विरोध है तो है, उस वैचारिकी पे वो अडिग है, वहां उन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार के साथ तो ऐसा नहीं है, वो तो समय के अनुसार इधर से उधर जाते रहते हैं, क्योंकि उस कुर्सी का मोह वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब मामला साख का आता है तो उसमें नीतीश कुमार कहां ठहरते हैं, एक बात। दूसरी बात, जब प्रफुल्ल पटेल ये कहते हैं कि विपक्ष इन्हीं के इर्द गिर्द है, तो वो भी एक चेहरा है, अरविंद केजरीवाल भी एक चेहरा है, और ममता बनर्जी भी अपने आप को एक चेहरा मानती हैं, केसीआर की भी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, और इन सब में राहुल गांधी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो ये कहेगी ना कि साहब हमने देखिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रखी, किसके लिए? ताकि हम अपनी मजबूत दावेदारी 2024 के चुनाव में ठोक सकें। अब ऐसी परिस्थिति में चेहरा कौन होगा? अब देखिए, जब आप चेहरे की लड़ाई करिएगा तो विपक्षी एका कहां होगी? तब यह कहना क्या गलत है कि भाजपा के लिए खुला मैदान छोड़ दिया गया?
यही हाल 2019 में भी हुआ था, चेहरा कौन होगा, और उस चेहरे को लेकर बड़ी सेड़पुटा उगल थी। चेहरा तय नहीं हो पाया और भाजपा 303 पर चली गई। अब अगर आप बिना चेहरे के जाते हैं तो बिना चेहरे के जब आप जाएंगे तो जाहिर तौर पर भाजपा ये सवाल खड़ा करेगी कि साहब आप हमारे साथ, तो हमारे पास तो है चेहरा नरेंद्र मोदी, टेस्टेड और ट्रस्टेड, इनके पास कौन चेहरा। जब सवाल चेहरे का आएगा तो जाहिर तौर पर वहां भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि कोई चेहरा लेकर आप नहीं गए। चेहरा लेकर जाएंगे तो विपक्षी एका बन नहीं पाएगी। दोनों ही सूरतों में जो सियासी गुड़ा भाग है वो भाजपा के अनुकूल दिखाई देता है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तरीके से 2022 के जब 5 राज्यों में चुनाव थे और उस चुनाव में खास तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर तब भी कई तरह की कहानी गढ़ी गई कि देखिए ये स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, अब भाजपा उलट गई, अब पूरा गठबंधन बिखर जाएगा, ये तमाम चीजें कही गई और उसका हासिल वो रहा कि जो लोग इधर से उधर गए वो अपना चुनाव तक नहीं बचा पाए। तो क्या ऐसी ही परिस्थिति कहीं नीतीश कुमार के साथ तो नहीं होने वाली है? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो विरोधाभास है विपक्ष के भीतर का, उससे ये चीज तो साफ नजर आती है कि उनके लिए 2024 बहुत सहज होने वाला नहीं है। एक अंतिम बात जिसे कहकर मैं बात अपनी खत्म करूंगा वो ये कि जब ये गैर भाजपाई पार्टियों के राज्य की बात करते हैं तो क्या बीजू जनता दल महागठबंधन का हिस्सा बनेगा? वो 2019 में भी नहीं बना था और 2024 में बनेगा, इसकी संभावना भी कम है। एक बात। दूसरी बात, क्या जगन मोहन रेड्डी महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे? वो भी तब जबकि उस कांग्रेस ने उनकी अपने दावेदारी को यूनाइटेड आंध्रा में अनुमति नहीं दी थी। तो ऐसे कई झोल हैं इस एकता के गठजोड़ में जो ये साफ करते हैं कि चेहरा एका और तमाम नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा ये साफ करती है कि 2024 में जिस तरह का घमासान दिखाया जा रहा है वैसा तो कम से कम मैं जहां से देख रहा हूं मुझे नजर नहीं आता। आप किस नजरिए से और क्या इसमें पाते हैं वो आप जरूर बताएं। और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।